नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जैसा कि सब्जेक्ट से पता चलता है, हम लोग चर्चा करेंगे न्यू पेंशन सिस्टम और वर्सेस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। शॉर्ट में एनपीएस और यूपीएस कहते हैं। इन दोनों का अंतर समझेंगे और अंतर के माध्यम से ही हम लोग यह समझेंगे कि यूपीएस एक्चुअली है क्या। जो गवर्नमेंट ने अपनी अभी अभी एक न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, वो क्या है एक्चुअली, किसके लिए इफेक्टिव है, इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे और क्या दोनों में अंतर है, ये आप समझ पाएंगे। तो आइए आपको डिफरेंट पॉइंट्स के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इफेक्टिव डेट की बात कर लें तो न्यू पेंशन सिस्टम के बारे में आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन किए हैं उसके लिए न्यू पेंशन सिस्टम अप्लीकेबल है। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम किसके लिए है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 1/4/2025 या उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं। और ये उनके लिए भी है जो न्यू पेंशन सिस्टम में पहले से है या रिटायर कर गए हैं, उनके लिए भी ये यूपीएस अप्लीकेबल है। लेकिन इफेक्टिव डेट यही है। तो अप्लीकेबिलिटी हमने बता दिया, जो एनपीएस के अंडर कवर कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर कवर्ड अंडर एनपीएस और जो रिटायर कर गए हैं 31 मार्च 2025 को या उससे पहले भी रिटायर किए हैं तो उसके लिए एक अलग सिस्टम से यूपीएस अप्लीकेबल है। अब एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्या है? एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन जो एम्प्लॉय के अकाउंट से हर महीने इस कॉर्पस में जमा होता है, वो है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, मतलब बेसिक और डीए मिलाकर जो भी अमाउंट होगा उसका 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है न्यू पेंशन सिस्टम में, न्यू पेंशन स्कीम में। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी सेम होता है। अब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें कि जो कॉर्पस होता है उसमें गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो ये बेसिक प्लस डीए इसका 14% होता है, 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। ये न्यू पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। और जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आते हैं यूपीएस में, तो इसमें 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, मीन्स जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज का होता है उतना ही गवर्नमेंट का भी होता है। अब एक दूसरा इसमें कंपोनेंट है, ये है 8%, 8.5% ऑफ बेसिक प्लस डीए। ये किसके लिए होता है? तो ये 8.5% ऑफ द बेसिक प्लस डीए जो होता है ये भी कॉर्पस में जमा होता है, ये अलग कॉर्पस होता है। लेकिन ये गारंटीड पेंशन के लिए, गारंटी पेंशन के लिए ये 8.5% जमा होता है। इसका आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो मैक्सिमम 60% रिटायरमेंट के समय में यूपीएस में भी आप कॉर्पस में से आप कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और एनपीएस में भी से भी कर सकते हैं। तो ये ओनली 20% होगा, ये मतलब 10 + 10 20%, और जो भी अमाउंट आपका है उसका 60% आप कर सकते हैं। ये 8.5% का नहीं कर सकते हैं, इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और ये अमाउंट जो है केवल गारंटीड पेंशन के लिए है कि आपको गारंटी पेंशन मिलता रहेगा। ये गवर्नमेंट मतलब एक सेफ साइड के लिए 8.5% जमा कर रहा है। ये आपके कॉर्पस में जमा तो होगा लेकिन आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इसको अवेल नहीं कर सकते। अब देखिए विड्रॉल ऑप्शन जो है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इसमें भी 60% का है, मैक्सिमम 60%।
नहीं, इसमें तो 60% मिलेगा ही। न्यू पेंशन सिस्टम में है कि 60% कॉर्पस आपको मिलेगा। और यूपीएस में है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, कि अप टू 60% ऑफ द कॉर्पस। कॉर्पस प्लस मीन्स 10% आपका और 10% गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट इज 20%। तो इसका आप 60% तक निकाल सकते हैं। और यदि 60% तक आप निकालते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा पेंशन पर? तो जितना परसेंटेज आप निकालेंगे, आपका पेंशन उतना परसेंटेज घट जाएगा। यदि आप अ, कुछ भी नहीं निकालते हैं तो आपका पेंशन 100% मिलेगा। लेकिन आप 10% निकाल लेते हैं तो आपका पेंशन 10% घट जाएगा। यदि आपको 10,000 रुपये मिलना है तो 9,000 मिलेगा, 10% निकाल के। कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, यदि किसी को 1 लाख रुपए पेंशन मिल रहा है और वो अपने कॉर्पस में से 10% निकाल लिया तो उसे 90,000 मिलेगा। तो वो प्रोपोर्शनेट जो है वो कम होता है। अब है पेंशन। न्यू पेंशन सिस्टम में पेंशन कितना मिलेगा? तो न्यू पेंशन सिस्टम में पेंशन नहीं मिलता है। इसमें एन्युइटी बेस्ड पेंशन है। पेंशन नहीं कह सकते हैं, आपको एन्युइटी मिलता है, वो भी 40% ऑफ द कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मीन्स ये जो 10% और 14%, ये जो 24% जमा हो रहा है और इस पे जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स जो शेयर मार्केट में लगाया हुआ है, डिफरेंट फंड में लगाया हुआ है, तो वो फंड जितना बढ़ेगा वो टोटल मिला के जो है, ये 25% कंट्रीब्यूशन और जो भी टोटल कॉर्पस होगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसका आप कब 60% आपको वापस मिल जाता है और 40% न्यू पेंशन सिस्टम में आपको वो कॉर्पस, कोई पेंशन एन्युइटी प्लान जो है वो आप खरीद लेंगे पेंशन प्लान। उस पेंशन प्लान में एन्युइटी के आधार पर मिलेगा। एन्युइटी क्या होता है कि 12 मंथ्स का में जितना बढ़ेगा, जैसे 10% यदि बढ़ रहा है तो टोटल को 12 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और वो इक्वल पार्ट जो है पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और आप यूपीएस की बात करें तो यहाँ भी पेंशन नहीं है, यहाँ नाम दिया गया है एश्योर्ड पे आउट। अब एश्योर्ड पे आउट क्या है? तो ये है 50% ऑफ द एवरेज पे ऑफ 12 मंथ्स। लास्ट 12 मंथ्स का जो एवरेज होगा, लास्ट 12 मंथ्स के बेसिक पे का जो एवरेज होगा, उसका 50% प्लस टियरनेस रिलीफ। टियरनेस रिलीफ और डीए इक्वल ही होता है। लेकिन इसमें है कि किनको ये एश्योर्ड पे आउट मिलेगा 50%? मिनिमम 25 ऑफ ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए तो उसे मिलेगा। एंड नो विड्रॉल एंड रेगुलर कंट्रीब्यूशन। यदि आपने कोई भी विड्रॉल नहीं किया है और रेगुलर कंट्रीब्यूशन आपका जमा हो रहा है तो आपको ये 50% मिलेगा। अब कहेंगे यदि 25 ईयर्स ऑफ सर्विस नहीं है तो क्या होगा? तो उसके लिए फार्मूला है, जितना क्वालिफाइंग सर्विस कम होगा, मिनिमम तो 10 ईयर्स होना ही चाहिए क्वालिफाइंग सर्विस। 10 ईयर्स से कम वाले के लिए यूपीएस नहीं मिलेगा। 10 ईयर्स जिसका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है उसको मिनिमम 10,000 एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। मिनिमम, ये गारंटीड है। 10,000 प्लस टियरनेस रिलीफ ये मिलेगा। और रेगुलर कंट्रीब्यूशन और कोई विड्रॉल नहीं हो, यदि विड्रॉल किया गया तो जितना विड्रॉल किया जाएगा प्रोपोर्शनेटली पेंशन या एश्योर्ड पे आउट उतना घट जाएगा। तो ये हमने देखा यहाँ तक क्या अंतर है। अब आगे आते हैं, आगे जो कंपोनेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। एश्योर्ड पे आउट जो है वो एनपीएस में नहीं मिलता है, नो। एनपीएस में एन्युइटी मिलता है। अब है यूपीएस में क्या है? यूपीएस में मिलता है एश्योर्ड पे आउट, गारंटीड है कि मिनिमम 10,000 प्लस डियरनेस लॉस मिलेगा, लेकिन मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए
and minimum 25 years of qualifying service in case of VRS। अब VRS यदि आप लेते हैं तो आपको मिनिमम 25 ईयर सर्विस होना है, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। एनपीएस में 20 ईयर्स के बाद आप VRS ले सकते हैं। इसमें 25 ईयर्स होना चाहिए यदि VRS लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें मिनिमम तो 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ मीन्स डीए, रिटायर पेंशन के केस में डियरनेस अलाउंस डीओ को डियरनेस रिलीफ कहा जाता है, तो ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब है कि फैमिली पेंशन इन द केस ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद यदि डेथ होता है तो उस केस में क्या होगा फैमिली पेंशन का? तो इसमें न्यू पेंशन सिस्टम स्कीम में पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन एन्युइटी बेस्ड पेंशन है, जो कि मैंने बताया जो 40% कॉर्पस है वो मिलता ही रहेगा, बिकॉज वो कॉर्पस तो आपका उतना ही है, इस पे डीए वगैरह नहीं कुछ मिलता है, लेकिन जो कॉर्पस है वो कंटिन्यू रहेगा। वो उसी कॉर्पस पे जो फैमिली है उसको वही एन्युइटी मिलता रहेगा। और यूपीएस में क्या है? यूपीएस में एश्योर्ड पे आउट जो मिलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उसका 60% जो है वो फैमिली पेंशन को मिलेगा। जो डिपेंडेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है उसको फैमिली पेंशन 60% ऑफ एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। लीगली वेडेड स्पाउस को एज ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, वीआरएस, रिटायरमेंट अंडर रूल 56, किसी भी तरीके से यदि रिटायर हो, वीआरएस लिए से रिटायर हो या मतलब 56J में या रिटायरमेंट, तो डेथ के बाद 60% मिलेगा, 60% ऑफ पेंशन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा था उसका 60% पर मंथ मिलेगा। अब है रिटर्न ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ये कहना है कि हमारा वो कॉर्पस यदि वापस आ जाता है तो कम से कम वो कॉर्पस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, तो यूपीएस जो है वो बेहतर होता है। बट यहाँ क्या है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है उसमें 40% कॉर्पस जो है, जो मतलब जो कॉर्पस जिसके आधार पे एन्युइटी मिल रहा है था गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्पाउस को, वो उनके डेथ के बाद उनके लीगल हेयर को मिलेगा, जो मतलब उत्तराधिकारी है उनके बेटे बेटियों को ये 40% कॉर्पस रिटर्न हो जाएगा। बट इसमें क्या है, इसमें कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के स्पाउस के डेथ के बाद, मृत्यु के बाद उनके बच्चों को ये जो कॉर्पस है, जो भी कॉर्पस बनेगा जिसके आधार पे एश्योर्ड पे आउट मिला था वो वापस नहीं होगा। ये सबसे बड़ा ग्लिच है यूपीएस में। दूसरा है अब स्टार्ट ऑफ पेंशन, पेंशन कब से स्टार्ट होगा, ये भी यूपीएस और एनपीएस में थोड़ा अंतर है। नॉर्मल रिटायरमेंट, वीआरएस या 56J के केस में फ्रॉम नेक्स्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट। यदि नॉर्मल रिटायरमेंट हो रहा है या वीआरएस हो रहा है या 56J हो रहा है, इस केस में जो एन्युइटी बेस्ड पेंशन है, मतलब पेंशन नहीं कह सकते हैं इसको, एन्युइटी कह सकते हैं, तो नेक्स्ट डेट से ये स्टार्ट हो जाएगा रिटायरमेंट के। लेकिन जब यूपीएस की बात करते हैं तो नॉर्मल रिटायरमेंट के केस में तो नेक्स्ट डेट से हो जाएगा, रिटायरमेंट के नेक्स्ट डेट से। लेकिन वीआरएस के केस में कब से होगा? उसी डेट से होगा जिस डेट से गवर्नमेंट सर्वेंट
नेचुरली रिटायर हो रहा हो, मीन्स 60 ईयर्स का एज, भले ही 25 ईयर्स के क्वालिफाइंग सर्विस के बाद रिटायर कर जाए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे किसी ने 25 साल के किसी ने मतलब 25 साल के में जॉब लिया और 25 साल का क्वालिफाइंग सर्विस प्राप्त हो गया उसको 50 साल के एज, लेकिन उसको जो पेंशन मिलेगा वो 60 ईयर्स में ही मिलेगा, न कि वीआरएस लेने के तुरंत बाद। लेकिन 56 जे में क्या है, 56 जे में जो है नेक्स्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट से स्टार्ट होगा। 56 जे क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है एक इस 56 जे जो है एक रूल है, इस रूल के तहत जो है जो डेड वुड्स है, जो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो करप्टेड है, जिसपे बहुत सारे एलिगेशंस हो या बहुत सारे पनिशमेंट वगैरह मिला हो, अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, बार बार कंप्लेन आ रहा हो, तो उसको गवर्नमेंट हर साल जो है छटनी करती है, हर साल उसको आइडेंटिफाई करके एक उम्र के बाद उन्हें हटा देती है। तो उस केस में भी जो है नेक्स्ट डेट से यूपीएस में नेक्स्ट डेट ऑफ रिटायरमेंट से यूपीएस में एसटीओ पे आउट हो जाता है, लेकिन वीआरएस में नहीं होता नेक्स्ट डेट से। नॉर्मल रिटायरमेंट में तो होता ही है, वीआरएस में भी नॉर्मल रिटायरमेंट के एज से ही होगा, 60 ईयर्स से। डिसमिसल और रिमूवल, डिसमिसल और रिमूवल के केस में क्या होता है, एन्युइटी बेस्ड मंथली इनकम कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जो एन्युइटी है वो तो मिलेगा ही, और ये डिपेंड करता है यदि कोई पनिशमेंट है तो पनिशमेंट के आधार पे कुछ यदि कोई ऐसा फाइनेंशियल पेनल्टी लगाया गया है तो वो हो सकता है घट जाए, अदरवाइज कॉर्पस के आधार पे मिलते रहेगा। लेकिन एश्योर्ड पे आउट जो है वो यूपीएस में कुछ भी नहीं मिलेगा यदि डिसमिसल या रिमूवल होता है। अब रेजिग्नेशन के केस में क्या होता है कि एनपीएस में 80% जो है वो कॉर्पस वो रख लिया जाता है और 20% रिटर्न कर दिया जाता है, लेकिन रेजिग्नेशन के केस में भी कोई एश्योर्ड पे आउट नहीं है यूपीएस में। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में, नेक्स्ट कंपोनेंट में, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी जो रिटायरमेंट के टाइम में मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो एनपीएस में सेम ओपीएस की तरह मिलता है, ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह, और यूपीएस में भी मिलता है। लीव इनकेसमेंट, लीव इनकेसमेंट लीव रूल्स के तहत होता है, जो 300 डेज का जो ईएल होता है उसको इनकेस कर दिया जाता है, वो बेसिक प्लस डीए का, एक दिन की जो सैलरी होगी बेसिक प्लस डीए में उसको 300 दिनों से गुना करके, तो ये न्यू पेंशन में भी है और यूपीएस में भी है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय के डेथ यदि हो जाता है तो न्यू पेंशन सिस्टम में फैमिली पेंशन मिलेगा ओपीएस की तरह, और अदर बेनिफिट्स भी ओपीएस की तरह। यूपीएस में भी फैमिली पेंशन और अदर बेनिफिट्स मिलेगा ओपीएस की तरह। और न्यू पेंशन सिस्टम में ये होता है कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, मतलब गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं, इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन जो है, इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन लौटा दिया जाता है, इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन लौटा दिया जाता है, और बाकी जो है ओपीएस मिलते रहता है ओल्ड पेंशन स्कीम। अब सीजीएचएस और सीजीईजीआईएस कवर क्या होता है, सेम ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत मिलेगा। सीजीईजीआईएस तो एक इंश्योरेंस है जो 30, 60, 120 पर मंथ कटता है, और इसका मतलब वही 60,000 1 लाख के आसपास मिलता है एट द टाइम। और सीजीएचएस है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम,
हेल्थ स्कीम के तहत रिटायरमेंट के टाइम में 12 इयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, सॉरी 10 इयर्स का, 10 इयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। 10 इयर्स के कंट्रीब्यूशन के बदले में क्या मिलता है? लाइफ टाइम कैशलेस ट्रीटमेंट, कैशलेस इलाज जो है रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सीजीएचएस के तहत मिलता है, कैशलेस। लेकिन 10 साल का कंट्रीब्यूशन मीन्स 10 इंटू 12 इंटू, जब भी रिटायर कर रहा हूँ 120 है, जिस 650 है, सीजीएचएस का जो भी कंट्रीब्यूशन है आपका रिटायरमेंट के टाइम में हो जाता है। अब है लमसम अमाउंट। लमसम अमाउंट क्या होता है? न्यू पेंशन सिस्टम में लमसम अमाउंट कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक लमसम अमाउंट गवर्नमेंट देती है। वो लमसम अमाउंट क्या होता है? वो होता है बेसिक प्लस डीए मल्टीप्लाई 6 मंथली पीरियड ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, एसएमपी। यदि क्वालिफाइंग सर्विस 35 है, 35 ईयर्स है, तो वो इंटू 2 हो जाता है, मतलब 76 मंथली कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली जो है वो कैलकुलेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो भी बेसिक होता है और जो डीए होता है उसको बाय 10 इंटू क्वालिफाइंग ईयर्स ऑफ सर्विस मल्टीप्लाइज 2, मतलब क्योंकि 1 साल का क्वालिफाइंग सर्विस में 2 एसएमपी होता है, और ये लमसम अमाउंट से आपका एश्योर्ड पे आउट प्रभावित नहीं होता है, न ग्रेच्युटी प्रभावित होता है। ग्रेच्युटी अलग मिलता है और ये लमसम अमाउंट अलग मिलता है, दोनों अलग अलग। अब है पार्शियल विड्रॉल ड्यूरिंग सर्विस। इसका प्रोविजन है एनपीएस में है 25% ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस, और सेम एज एनपीएस यूपीएस में भी वही है। आप 25% जो है अपने कंट्रीब्यूशन का वापस निकाल सकते हैं मैक्सिमम 3 टाइम्स। अब आते हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन। अभी रिसेंटली इनकम टैक्स का बिल पास हुआ है, तो इनकम टैक्स में जो है सीसीडी 2 जो है, सीसीडी 2, सीसीडी 2 क्या है? तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जेम्प्टेड है। आपको पता होना चाहिए, आपको अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट जो है वो न्यू पेंशन सिस्टम में 40% कंट्रीब्यूट करती है और ओल्ड यूपीएस में 10% कंट्रीब्यूट करती है। तो ये 14% का जो है, 14% का जो कंट्रीब्यूशन है वह 14% एग्जेम्प्टेड है। ये गवर्नमेंट कॉर्पस में जमा होती है और ये भी एग्जेम्प्टेड है, यूपीएस में भी 10% ये एग्जेम्प्टेड है। दूसरा, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर पार्शियल विड्रॉल, जो मैंने बताया कि आप 25% मैक्सिमम 25% अमाउंट जो है वो 25% अमाउंट निकाल सकते हैं 3 बार अपने कंट्रीब्यूशन का, मैक्सिमम 3 टाइम्स निकाल सकते हैं। तो ये न्यू पेंशन सिस्टम में टैक्स फ्री है, बट ओल्ड पेंशन ये यूपीएस में ये टैक्स फ्री नहीं है, इस पर ये टैक्सेबल है। यूपीएस में कोई भी अमाउंट जो बिफोर रिटायरमेंट मिलेगा, बिफोर रिटायरमेंट, वो सारे टैक्सेबल हो। बिफोर रिटायरमेंट मीन्स यदि वीआरएस या 56J ऐसे मतलब कुछ मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल। अब है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर विड्रॉल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये एनपीएस में भी फ्री है, जो 60% विड्रॉल है और इसमें मैक्सिमम 60% है। तो मैक्सिमम 60% जो विड्रॉल है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। यही है आपका
यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले जो भी मिलेगा अंडर 56J या VRS में, ये सारे टैक्सेबल होगा। अब कुछ एग्जांपल्स है मंथली एश्योर्ड पे आउट का, कैसे मिलेगा, क्योंकि यूपीएस में आपको पता है पेंशन नहीं मिलना है, लेकिन एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। तो डिफरेंट सिनेरियो इसमें दिया गया है। जैसे फर्स्ट सिनेरियो है कि मंथली 12 मंथली एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपरएनुएशन ऑफ एन एम्प्लॉय 45,000 है, और क्वालिफाइंग सर्विस भी उसका 25 ईयर्स है। एक सिनेरियो ये है, मतलब इसी का एक ही सिनेरियो में 45,000 बेसिक है, क्वालिफाइंग सर्विस भी 25 ईयर्स है, सारे कंट्रीब्यूशन जो है वो कोई भी मिसिंग कंट्रीब्यूशन नहीं है, सारे कंट्रीब्यूशन मिला है रेगुलर, और एम्प्लॉय ने डिफॉल्ट पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चुना है, और एम्प्लॉय कोई भी पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है, मतलब सारा आइडियल सिचुएशन है। तो इस सिनेरियो 1 में जो 1 to 5 कंडीशन फुलफिल करता है, मतलब चार पांचों कंडीशन फुलफिल करता है, तो उसको कैसे एश्योर्ड पे आउट मिलेगा। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ऑफ द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज 50 लाख। अब ये जो है, जो कॉर्पस है उसको 50 लाख मान लिया गया, मतलब 50 लाख है, इसको 10,000 यूनिट माना गया, ये मान लिया गया कि 50 लाख उसके रिटायरमेंट कॉर्पस में है टोटल, और बेंचमार्क कॉर्पस भी 50 लाख है। मीन्स क्योंकि इसका चूंकि कोई कंट्रीब्यूशन मिस नहीं है, ये बेंचमार्क कॉर्पस क्या है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में। द एस्योर्ड पे आउट ऑफ द एम्प्लॉय विल बी, अब एस्योर्ड पे आउट क्या होगा, तो एस्योर्ड पे आउट के लिए जो है, द एस्योर्ड पार्ट ऑफ द विल एम्प्लॉय विल बी, यदि इसमें लिखा हुआ यदि क्वालिफाइंग पीरियड 300 से ज्यादा होता है तब भी इसको 300 ही लिया जाएगा। 300 मीन्स 25 ईयर्स इंटू 25 इंटू 12, 300, if p by 2 equal to q by 300, p by 2 into q by 300 is less than 10,000, so it will be taken as 10,000 equal to, जैसे ये p है, p मतलब 45,000 और इंटू q by 300, तो उस केस में 22,000, क्योंकि 45,000 है बेसिक, तो इसका आधा होगा, एवरेज मान लीजिए 45,000 है तो इसका आधा प्लस टीएनएस रिलीफ होगा। अब यदि p by 2 इंटू क्यू बाय 300,
लेस देन होगा तो उसमें घटा दिया जाएगा। इसमें चूंकि 300 बाय 300 होगा, तो क्वालिफाइंग सर्विस 300 है और बाय 300 मीन्स 1 हुआ, तो इसलिए इसमें डियरनेस रिलीफ 22,000, 22,500 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि P/2 मीन्स बेसिक का आधा हुआ और Q/300। क्वालिफाइंग सर्विस यदि कम होगा तो जितना क्वालिफाइंग सर्विस कम होगा प्रोपोर्शनेट उतना कम मिलेगा। इस केस में चूंकि क्वालिफाइंग सर्विस 300 है, तो 300/300 यदि करते हैं तो 1 आएगा, तो 22,500 मिलेगा। द एश्योर्ड पे आउट ऑफ द एम्प्लॉय विल बी, यहाँ होना चाहिए P/2 इंटू Q/300 इंटू TR। तो मिलना क्या है? P/2 मतलब बेसिक पे का आधा प्लस डियरनेस चांस। यदि किसी का क्वालिफाइंग सर्विस कम है, हम आगे कंडीशन आपको दिखा रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो 10,000 और प्लस टीआर देगी। मतलब क्वालिफाइंग सर्विस मान लीजिए क्यू जो है वह 10 साल है, मिनिमम 10 ईयर, जो मिनिमम है वही है, तो उस केस में कम दिया जाएगा। अब है कि कितना कम मिलेगा, तो क्वालिफाइंग सर्विस पे डिपेंड करता है। क्वालिफाइंग सर्विस मान लीजिए 22,500 है, इंटू क्वालिफाइंग सर्विस किसी का 10 साल ही, तो 10 साल है तो वो 120 हो जाएगा। 10 गुना 12 मंथली होता है बाय 300। तो इस केस में जो है वह कम हो जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि ये 9,000 ही हो रहा है, तो 9,000 के केस में भी गवर्नमेंट जो है वो 10,000 प्लस डियरनेस रिलीफ देगी ही देगी मिनिमम। लेकिन लेकिन एक दूसरा हम सिनेरियो लेते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि विड्रॉल किया, विड्रॉल्स किया है, तो विड्रॉल्स के केस में क्या होगा? विड्रॉल्स के केस में P/2 इंटू Q/300 तो होगा, इंटू यदि 5 लाख हमने माना था उनका कॉर्पस, तो 5 लाख की जगह यदि ये अमाउंट जो है वो कम हो गया, तो उस केस में जो है ये जैसे यूनिट 5 लाख को जो है 10,000 यूनिट माना गया था। 50 लाख 50 लाख को 10,000 यूनिट्स माना गया, तो कॉर्पस है 50 लाख और 10,000 यूनिट्स है। अब देखा जाएगा कि यदि किसी का कॉर्पस कम है,
मान लीजिए 10 लाख उसने निकाल लिया, तो आज के टाइम में 14 लाख है, तो इसको 14 लाख के आसपास मीन्स इसमें यूनिट देखा जाएगा कि कितना यूनिट आएगा, कितना यूनिट हुआ। तो 50 लाख में चूंकि 10,000 यूनिट है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 10,000 बाय 50 इंटू 40 मीन्स 8,000। तो 8,000 यूनिट्स जो है इसका है। तो यदि ऐसे काउंट करें कि कितना पेंशन मिलेगा, तो यदि उसका बेसिक 45,000 है, बाय 2 है, और मतलब पूरा उसका क्वालिफाइंग सर्विस है 300 बाय 300, कम नहीं है, तो 8,000 यूनिट्स बाय 10,000 मतलब उतना ही प्रोपोर्शनेट घट जाएगा जितना विड्रॉल इन्होंने किया है। हाँ, अब ये 40 लाख जो है, जैसे 10,000 यूनिट्स है और उसका अभी 8,000 यूनिट्स है, तो जो डिफरेंस है ये 2,000 यूनिट्स का, इसका जो प्राइस होगा यदि उससे इसको फुलफिल कर दे कॉर्पस को, मीन्स यदि 10 लाख जमा कर दे अभी, तो फिर उसे फुल पेंशन मिलेगा। लेकिन यदि नहीं जमा करता है, तो ये 8,000 बाय 10,000 जो कि मतलब कितना प्रोपोर्शनेट पेंशन घट जाएगा। तो इस केस में जो है 18,000 मिलेगा। यदि नॉर्मल केस होता तो 22,500 प्लस DRN रिलीफ मिलता। नॉर्मल केस में यदि विड्रॉल नहीं करता तो 22,500 मिलता प्लस DR, इस केस में 80,000 प्लस DR। तो यही है यूपीएस और ओपीएस। इसमें अंतर क्या है कि फैमिली पेंशन के केस में यदि देखें, तो फैमिली पेंशन में केस में यूपीएस में पे रिवाइज नहीं होगा, एश्योर्ड पे आउट में नो रिवीजन, लेकिन ओपीएस में फैमिली पेंशन में पे रिवीजन होता है। तो ये एक बड़ा इशू है कि पे रिवीजन नहीं होगा, तो यूपीएस में वही पे और प्लस डीआरएस रिलीफ मिलेगा। फैमिली पेंशन में तो 60% ऑफ पे आउट होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है उसका 60%। तो मोटा तो इन शॉर्ट्स हम यही समझ सकते हैं कि लास्ट 12 मंथली पे आउट जो है, मंथली पे का एवरेज होगा प्लस बाय 2 और प्लस डियरनेस रिलीफ मिलेगा। यदि सब कुछ ठीक है तो रेगुलर कंट्रीब्यूशन भी जा रहा है, आपका क्वालिफाइंग सर्विस भी है, कोई विड्रॉल नहीं किया है, तो बट जैसे ही क्वालिफाइंग सर्विस घटेगा, डिक्रीज होगा, तो वैसे ही पे आउट भी डिक्रीज होगा प्रोपोर्शनेट। क्वालिफाइंग सर्विस घटता है तो एश्योर्ड पे आउट भी घटेगा। उसी तरह जैसे जैसे जितना आप विड्रॉ करते हैं, विड्रॉल के प्रोपोर्शनेट में भी एपीओ घटेगा। यदि किसी ने, चूंकि मैक्सिमम जो विड्रॉल है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 60% कर सकते हैं। तो किसी का यदि
एश्योर्ड पे आउट एपीओ में लिखता हूँ शॉर्ट में, यदि 1 लाख है, 1 लाख बनता है नॉर्मल केस में, तो विड्रॉल जितना करेंगे अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उस केस में घटते जाएगा। यदि किसी ने 10% विड्रॉ किया तो 90,000 हो जाएगा एश्योर्ड पे आउट। इसका 20% किए तो उतना ही हो जाएगा, प्लस डियरनेस रिलीफ 80,000 प्लस डीआर। यदि किसी ने पूरा 60% कर लिया तो 60% करने के केस में फिर जो है उसका 40,000 ही बचेगा, 40,000 प्लस डियरनेस। मैं एक हम एग्जांपल दे रहा हूँ कि यदि 1 लाख बनता नॉर्मल केस में, यदि 100% जो है वापस होता, 100% मीन्स 10+10 जो गवर्नमेंट और एम्प्लॉय का। तो ये सिनारियो है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि कोई आप लोगों को पॉइंट आउट करना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। यही है एनपीएस और यूपीएस। अभी तक का अपडेटेड हमने इसमें कवर किया है, क्योंकि इनकम टैक्स का रिवीजन अभी हाल में ही हुआ है, इनकम टैक्स रूल्स का, जो पहले नहीं था, और इसलिए मैं वेट भी कर रहा था ये वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।